बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हुए कैसा फील हो रहा है? आई होप कि अब आप मैथमेटिक्स की जो ब्यूटी है उसे एंजॉय कर रहे होंगे कि आप फीलिंग माई मैथमेटिक्स इज़ नाउ एप्लीकेबल एवरीवेयर इन माई फिज़िकल सिस्टम्स। आप कोई भी फिज़िकल फिनोमेना को अपने मैथमेटिकल फार्मूलेशन में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा डेफिनेटली। इस स्टेज के ऊपर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप या कोई भी इस स्टेज के ऊपर इतना माहिर हो जाए या इतना उसमें नॉलेज आ जाए कि वो कोई भी फिज़िकल सिस्टम उठाएगा और उसे इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन बहरहाल वो किसी न किसी हद तक अपने जो एटलीस्ट वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि हो क्या रहा है, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं इसको। और मैथमेटिकल मॉडलिंग में जो बेसिक जो पैरामीटर्स हैं जो आपने मेजर करने होते हैं वो क्या हैं। मैं आज अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग जब भी आप करोगे तो ऑफ कोर्स आपके जहन में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नंबर 1 स्टेज के ऊपर कि व्हाट्स गोइंग, आप करना क्या चाहते हो जी, ठीक है। What is your main objective? And in the second point, you must know the background of that physical system or physical phenomena, और उस फील्ड में या उस पर्टिकुलर एरिया में इससे पहले क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, so that आपके लिए जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर आप उसको उसके ऊपर नॉलेज नहीं होगा आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे कल हमने वेव इक्वेशन की और इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ हुआ। अब अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में नहीं पता और यू आर गोइंग टू अगेन मेक और डेवलप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय योरसेल्फ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो कहने का मकसद ये है कि आपको बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जिसमें आप मॉडल करने जा रहे हो वो आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है। या एटलीस्ट उसकी हेलो हाय ज़रूर होनी चाहिए कि व्हाट्स बिहाइंड इन दिस होल सिनेरियो, व्हाट इज़ द बिहाइंड इन दिस होल सिनेरियो। एंड जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो थर्ड आप अपने जो मॉडल के ऊपर थोड़ी लिमिटेशंस अप्लाई करो, क्योंकि आप एज ए होल अपने सिस्टम को उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते मैथमेटिकल फार्मूलेशन में। आपको उसके ऊपर कोई ना कोई बंदिशें या कोई ना कोई लिमिटेशंस ज़रूर अप्लाई करनी पड़ेंगी जी, ठीक है। और उनको हम अप्रॉक्सीमेशंस कहते हैं या आइडियलाइजेशंस कहते हैं। जिस बहुत आइडियल सिचुएशन हम ले लेते हैं कि हम बिल्कुल जैसे कल हमने स्ट्रिंग में बिल्कुल हमने ओरिजेंटल फोर्स 0 कर दिया था, ठीक है। हालांकि वो नेग्लिजिबल थी, बट इट्स नॉट ज़ीरो, नेग्लिजिबल इन द वन सेंस विच आई प्रूव यस्टरडे, लेकिन वो एग्जैक्टली ज़ीरो तो नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी उसे ज़ीरो मान लिया था। तो सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। और फिर इस सारी गेम में हम मैं एक बात आपको दोबारा बता दूं कि हम बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहले एक प्रोटोटाइप मॉडल डेवलप करें किसी भी फील्ड का। प्रोटोटाइप मॉडल जब आपके पास आ जाएगा तो देन आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि आप उसकी कंपाउंडिंग जब आप करोगे तो अपने उसको आपके लिए यानी डिफ़िकल्ट सिस्टम को मॉडल करना एज़ कम्पेयर टू इजी सिस्टम ज़ाहिर है वो मुश्किल होगा। तो आप पहले अपने उस जो डिफ़िकल्ट सिस्टम है उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेशंस और आइडियलाइजेशंस डाल के आप उसको एक सादा या एक इंतहाई सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दैट प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हो। और जो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दैट प्रॉब्लम है बेसिकली उसको जब आप मॉडल करते हो तो उसे हम प्रोटोटाइप मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब आप बार बार इसको देखो कि मैं हर लेक्चर के शुरू में जब से ये मॉडलिंग वाला काम शुरू हुआ है मैं इसको बार बार मैं आपको ये सारे स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। द रीज़न इज़ दिस कि आपको मैं जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम है वर्ल्ड में सबको मैं मॉडल नहीं कर सकता, तो ऑफ कोर्स मैं कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स उठाऊंगा और उनके ऊपर काम करूंगा। लेकिन जो मैं आपको मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट एप्लीकेबल फॉर एवरी सिस्टम जी,
ठीक है कि उसके बाद फिर हम जब अप्रोक्सीमेशन आइडियलाइजेशन कर लेते हैं, देन हमारा फोकस जो होता है वो है मॉडलिंग जी, फार्मूलेशन ऑफ इक्वेशंस जी, कि हम उस जो हमारे पास फिजिकल सिस्टम है, हम उसमें जो क्वांटिटीज़ हैं, जो इंटरेस्ट, क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट उसे हम कहते हैं, वो हैं, उनको हम डिफरेंट नेमिंग दे देंगे और उनके आपस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि उनके आपस में क्या तल्लुक है, और उस रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकल फार्मूलेशन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैथमेटिकल मॉडल जो है वो बेसिकली बहुत सारी टाइप्स का होता है, वो लीनियर हो सकता है या नॉन लीनियर हो सकता है, वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है या पैराबोलिक स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, वो आपका स्टैटिक हो सकता है या डायनामिक हो सकता है। तो इस तरह से ये सारी बातें मैंने आज से 2 लेक्चर्स पहले सारी बातें मैंने डिस्कस की। तो आपको बताने का बेसिकली मकसद ये है कि जब भी आप इन फ्यूचर इन योर लाइफ, ऑफ कोर्स आप एमएससी जब आप कर लोगे तो आप में इस डिग्री के बाद अगली डिग्री के लिए, उससे अगली डिग्री के लिए, पीएचडी के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें याद दिलाती रहेंगी कि बेसिकली हमने इस जो 3-4 लेक्चर्स हमने किए हैं यहाँ पे इस कोर्स में, तो उसमें हमने जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो है कि मॉडल जो है आपका वो वैलिडेट कितना करता है जी, कि वो कितनी उसकी वैलिडेशन है, क्या वो डेविएट तो नहीं कर रहा हद से ज़्यादा, यानी उसका जो सोल्यूशन है और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा उसमें डेविएशन तो नहीं है। अगर है तो दिस मीन्स कि वो मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर माइनर ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल, बट मेजर डेविएशन इज नॉट एक्सेप्टेबल जी। सो इन द लास्ट स्टेप हम उससे कंपाउंडिंग करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम शुरू ही ऐसे करते हैं कि जो कोई डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल है हम उसको सम अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करके हम बिल्कुल उसको इंटाई सिंपल मॉडल में ले आते हैं, और जब हमारे पास एक प्रोटोटाइप मॉडल बन जाता है तो उसके बाद फिर हम वो जो हमने अप्रॉक्सीमेशन या आइडियलाइजेशन या जो लिमिटेशन उसके ऊपर लगाई हुई थी वो हम सारी रिमूव करते जाते हैं आस्ता आस्ता, ताकि हम जो अपना एक्चुअल सिस्टम है उसकी तरफ जाएं। तो इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं जी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू कल लास्ट लेक्चर का दे दूं कि कल लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने बेसिकली हीट इक्वेशन को इन 2 डायमेंशन में हमने डिस्कस किया था, और वो मैंने आपको करके बताया था कि इन 2 डायमेंशंस व्हेन we are discussing heat flow in a plate, then we basically decompose our flux in ith component and in jth component जी। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका जो बाउंड्री कंडीशंस थी उसको इम्पॉर्टेंट था कि न्यूमन कंडीशंस को हमने एड्रेस किया था कि बेसिकली उसमें अब सिंपली पार्शियल यू में पार्शियल एक्स नहीं रहेगा, बल्कि ग्रेडियंट ऑफ यू स्केलर प्रोडक्ट विद द आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर जी। ठीक है, ये न्यूमन कंडीशंस की बेसिकली कंडीशन न्यूमन कंडीशंस की सफिशिएंट एंड नेसेसरी प्रॉपर्टी है जी कि आप ग्रेडियंट ऑफ जो हीट है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी उसके स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए, नॉट परपेंडिकुलर। एंड सो कल हमने इस सारे को किया, और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी, क्योंकि इन फ्यूचर हम जब उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ये जो मेजर प्रैक्टिकल लाइफ से प्रॉब्लम उठाएंगे वो ज़्यादातर 2 डायमेंशंस में होंगे या 3 डायमेंशंस में होंगे। 1 डायमेंशंस में तो हम वो जैसे मैंने पहले कहा वो प्रोटोटाइप मॉडल के तौर पे हमने 1 डायमेंशन लेते हैं और उसको इजी होते होते वो फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन की तरफ चला जाता है। तो आपको यानी बताने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि प्लीज़ फोकस ऑन 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन, प्लीज़ फोकस ऑन 2 डायमेंशन वेव इक्वेशन एज वेल, और लेप्लास इक्वेशन को हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में डिस्कस करके इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। और यस्टरडे फिर हमने कल एक वेव इक्वेशन को डेवलप किया था जी, कि हमने एक स्ट्रिंग ली जिससे दोनों एंड्स को हमने रिजिडली वो टाइट थी, ठीक है, वो फिक्स थी, और उसकी जो वाइब्रेशन थी वो वर्टिकल थी। ठीक है, यानी आप ऐसे आपने एक स्ट्रिंग पटली जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब आपकी जो उसकी स्ट्रिंग की वाइब्रेशन है वो समथिंग लाइक दैट, आपने ऊपर से ले जाके छोड़ा तो वो नीचे जाएगा। जस्ट एक आप रबड़ देख लो, या आप कोई इस तरह से उससे फिट सैंड हो तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी, तो उसमें हमने कहा था कि हर जो
पोजीशन है एलिमेंट की, हर एलिमेंट जो है वो वर्टिकल मूव कर रहा है जी उसमें, ठीक है। और उस टोटल हमने एड्रेस किया था, तो इस पूरे मॉडल को टोटल अगर आप उसको और से देखें दोबारा, तो उसमें हमने वेव इक्वेशन, इस सारे फिनोमेना को वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है जी। और वेव इक्वेशन डेफिनेटली हम वेव इक्वेशन क्या होती है, दिस इज द वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। एंड ऑफ कोर्स इसमें ये इसकी जो मॉडलिंग थी ये हमने कल कर ली थी, और आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब हम ये क्योंकि प्रोटोटाइप मॉडल था, अब हम इस प्रोटोटाइप मॉडल से हम थोड़ी कंपाउंडिंग करेंगे कि हम इसमें कुछ कल जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था कि हम एक फोर्स ले लें, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है आपकी स्ट्रिंग के ऊपर, देन आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसी होगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आज हम इनको हम देख, जो हमारा फोकस होगा आज के इस लेक्चर का वो होगा कि हम 3 डिफरेंट प्रॉब्लम उठाएंगे वेव इक्वेशन से कंसर्निंग, और उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देन ऑफ कोर्स वी आर एबल, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस ट्रबल हो जाएंगे कि हम वेव इक्वेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास तो हम उसे मॉडल कर सकेंगे, ठीक है। So in the very first problem, basically we derive a model equation for the vibration of the string if a vertical external force per unit length is acting on it, ठीक है। हम बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन को मॉडल करना चाह रहे हैं जिसके जो एक स्ट्रिंग है और एक फोर्स एफ ऑफ एच ऑफ टी, देखिए फोर्स डिपेंड कर रहा है एच के ऊपर भी, पोजीशन एलिमेंट के ऊपर भी और टाइम के ऊपर भी, ठीक है जी। फोर्स एट जो डिपेंड कर रही है एच और टी के ऊपर पर यूनिट लेंथ, और ये उस स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई हो रही है जी। अब इस जो आपने प्रोटोटाइप मॉडल किया था उसमें ये फोर्स नहीं थी, देयर इज नो सच काइंड ऑफ फोर्स प्रेजेंट देयर जी, ठीक है। अब ये एक फोर्स प्रेजेंट है, हम इस फोर्स से रिलेटेड जो अप्रोक्सीमेशंस और इनिशियलाइजेशंस आइडियलाइजेशंस हैं वो हम देखेंगे। इट इज ऑलमोस्ट द सेम जी जो हम पहले ट्रैक किए हैं जी, ठीक है। अब इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम क्या अप्रोक्सीमेशन ले रहे थे और क्या आइडियलाइजेशन ले रहे थे। तो द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज द स्ट्रिंग इज रिजिडली अटैच्ड एट इट्स एंड पॉइंट जी, वो फिक्स्ड हो जाए जी, ठीक है। ये हमारी पहली उसके ऊपर लिमिटेशन है कि वो मूव न कर जाए, ऐसा ना हो कि वो खिंच जाए और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप पॉइंट ए टू बी तक आपने स्ट्रिंग रखी है तो वो ए टू बी तक ही रहेगी, वो यानी ऐसा ना हो कि वो ए से थोड़ा सा हिल जाए या बी से हिल जाए और देन आपका सारा मॉडल खत्म हो जाएगा जी। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन प्लेन जी, वो एक ही प्लेन में मूव कर रही है जी, ठीक है। वो ऐसे मूव नहीं कर रही, वो जस्ट इन वन प्लेन मूव कर रही है जिसे हम वाई प्लेन कहेंगे, कि वो वर्टिकल प्लेन से हम कहेंगे कि उसमें वो मूव कर रही है जी। No external force act on the string. Basically, this third is I just copied from the last lecture. So now external force is acting on the string. So here it must be external force acting on the string. This no external force is basically for the prototype model which we discussed yesterday. So this is some external force whose name is f of ht. उसका नाम f of ht है, वो act हो रही है string के ऊपर, and the string does not suffer from dumping forces जी। string dumping force उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई, यानी ऐसा नहीं कि string के साथ आपने कोई वजन बांधा हुआ है, ठीक है, कोई dumping force उसके ऊपर नहीं है जी। एंड द स्ट्रिंग इज होमोजीनियस, एक ही मटेरियल की है। जब वो एक ही मटेरियल की है तो दिस मीन्स डेंसिटी एंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर कांस्टेंट, वो डिपेंड नहीं कर रहे एट्स और टी के ऊपर, पोजिशन और टाइम के ऊपर जी। एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट मीन्स कि जहाँ पे वो इनिशियली यानी कि जब आपने उसको बांध दिया तो बिफोर वाइब्रेटिंग दैट स्ट्रिंग, जो उसकी पोजीशन हो रही या जो उसकी सिचुएशन हो रही स्ट्रिंग की, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं जी, बिफोर वाइब्रेशन गिवन सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन जी, ठीक है। एंड इट्स स्लोप्स आर वेरी स्मॉल, उससे जो डिफ्लेक्शन हो रही फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, यानी हम उसे बिल्कुल मामूली सा उसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मच वाइब्रेशन ऑन इट,
ठीक है, हम बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन को हम ऑब्जर्व नहीं करने जा रहे, हम इंतहाई स्मॉल वाइब्रेशन को देखेंगे। एंड इट्स स्लोप्स आर आल्सो ऑलवेज स्मॉल, कंसिक्वेंटली वी आर एबल टू मेक द फॉलोइंग टू अप्रोक्सीमेशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रिंग फोर्स इन द स्ट्रिंग, यानी जो टेंशन है बेसिकली वो कांस्टेंट रहेगी। एंड बिकॉज आप इसके लिए कोई उस जो टेंशन है वो चूँकि इंतहाई स्मॉल आप वाइब्रेट कर रहे हो और आपके ऊपर कोई उसका नहीं है डैम्पिंग फोर्स या कोई समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई द टेंशन मस्ट बी कांस्टेंट। एंड द स्ट्रिंग इज रिजिड लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज अ पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग मूव्स ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। एंड द टेंशन फोर्स in the string is always tangential to it. This is usually expressed by saying that the string is assumed to be perfectly flexible. यानी जो आपकी टेंशन फोर्स हो रही, लेट्स से अगर आपकी कर्व इस तरह से है एंड सो दिस इज आपकी टेंजेंशियल फोर्स, जो टेंशन जो हो रही है वो ये टेंजेंशियल फोर्स हो रही है, ठीक है। और आगे आपको पिक्चर्स में भी मैं आपको शो करके बताऊंगा जी, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले हम इसको मॉडल कर लेते हैं एंड देन वी शिल प्रोसीड फॉर द सेकंड प्रॉब्लम जी। सो मैं इसका जो एक सवाल एलिमेंट लेता हूँ स्ट्रिंग का, और मैंने कहा कि टेंशन फोर्स जो है वो टेंजेंशियल होगी, समथिंग लाइक दैट फॉर दिस पॉइंट लेट्स से। तो अगर मैं उस फोर्स को डिकम्पोज करूँ और लेट्स से दिस इज माई अल्फा एंड दिस इज टी, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट के एडजेसेंट जो एंगल होता है वो उसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूँगी। अगर ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दिस इज लेट्स से एच एंड दिस इज लेट्स से बी एंड दिस इज एच एंड दिस इज बी एंड दिस इज लेट्स से हाइट, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर जो होगा वो cos अल्फा होगा जी, ठीक है। लेट्स से दिस वन इज अल्फा एंड इसके साथ जो एडजेसेंट एंगल जो साइड होगी वो आपकी रेशियो cos अल्फा इज बी इज इक्वल टू पी cos अल्फा जी, ठीक है। सो सिमिलरली जो एच होगा वो एच ओवर पी इज इक्वल टू, इसको मैं साइन अल्फा से इसको मैं करूँगा, और एच इज इक्वल टू पी साइन अल्फा जी, ये मेरे पास आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में जो इनकी डिकम्पोजिशन हो रही टी जी। तो लेट्स से अगर ये मेरे पास टी है और इसको दिस इज़ माई लेंथ टी, इसको मैं अगर ट्रायंगल इस तरह बनाऊँ कि दिस इज़ माई टी, ओके, and this is my alpha and of course this is the front side। तो ये जो पोर्शन बनेगा आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ अल्फा एंड परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय sin अल्फा। तो ये जो साइड होगी वो t cos अल्फा होगी एंड ये जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी ये होगी t sin अल्फा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी वो ये साइड है, ठीक है। तो ये t cos अल्फा हो गया एंड दिस इज t sin अल्फा हो गया जी, ठीक है। एंड सिमिलरली इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ से इसको मैं अगर बीटा कह दूं तो दिस इज t cos बीटा और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी वो t sin बीटा जी। और इसको मैं पॉइंट h कह दूं और इसमें इंतहाई स्मॉल उसमें डिस्टेंस डेल्टा एच में इसको कहूँ तो दिस इज h प्लस डेल्टा एच जी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप मुझे सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है वो मुझे पता है कि वो ये है बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाई। आई होप कि आपको ये डिकम्पोजिशन समझ आ रही होगी। एक्चुअली कल मैंने जानबूझ के नहीं ट्राई थी कि आप थोड़ा सा इसको लो, सोचो कि ये क्या हो रहा है और अपनी पुरानी बुक्स खोलो। अगर नहीं देखा तो अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ जी, ठीक है। बाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन which is F is equal to ma,
ठीक है जी। और ए जो होता है अगर मैं इसकी जो क्योंकि ये वर्टिकल मोशन में मूव कर रहे ऐसी जो डिस्प्लेसमेंट है तो उसको मैं ये यू है तो यू में चेंज आप यानी इस एलिमेंट यू में चेंज डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होती है और इसमें विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव जो होता है यानी वेलोसिटी डेरिवेटिव जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ए इज एक्सेलरेशन सो एम पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर जी। और m जो है ये मास है और मास जो होता है वो इक्वल होता है डेंसिटी इनटू लेंथ हम उसे कहेंगे जी। ठीक है, अब लेंथ यहाँ कितनी है इसकी ओनली डेल्टा एच सी इन वन डायमेंशन, इन टू डायमेंशन डेंसिटी इनटू एरिया, इन थ्री डायमेंशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास इसके इक्वल हो जाएगा, वन डायमेंशन में ये जस्ट एक लेंथ के इक्वल हो रहा है जी। ठीक है, तो आपका जो फाइनल फोर्स है वो हो जाएगी रो डेल्टा एच partial to u by partial t square. Now look at this, we have some other forces also acting on this, a t cos alpha और a t cos बीटा, ये दूसरे को देख रही हैं बैलेंस कर रही हैं और हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो टेंजेंशियल फोर्स है वो इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब t पीछे रह गया t साइन बीटा और a t साइन अल्फा एंड देयर इज सम अदर फोर्स विच वी आर गोइंग टू मॉडल इज f of ht, वो इसको परपेंडिकुलरली ये वो इस एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे हम उसे ले रहे हैं। ठीक है, सो जो वर्टिकल फोर्स बनेगी वो होगी देखें टी साइन आर एफ ऑफ एच टी, सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ, फिर टी प्लस टी साइन बीटा एंड देन फिर माइनस टी साइन अल्फा डी। ये एक नेगेटिव फोर्स है, ये डाउनवर्ड है और टी साइन बीटा अपवर्ड है और जो मेरी फोर्स है एफ वो भी अपवर्ड, उसको एक्सटर्नल फोर्स मैंने लिया जी, अपवर्ड एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स व्हाई आई पुट अ पॉजिटिव साइन जी। ठीक है, अगर मैं इसको डाउनवर्ड लूंगा तो डेफिनेटली डंपिंग फोर्स बन जाएगी, यानी उसको आप कर रहे हो, तो ये मैं पॉजिटिव लूंगा। तो अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एफ एच टी प्लस टी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा जी। और फॉर बिकॉज अब अप्रॉक्सीमेशन अगर आप और से दोबारा उसको देखें, थोड़े से रिवाइंड करके या आपके पास जो नोट्स हैं उनमें देखें कि अप्रॉक्सीमेट उसमें हमने कहा डिफ्लेक्शन इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा और बीटा आर वेरी स्मॉल जी। सो अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल जी। जब ये स्मॉल है तो दिस मीन्स के साइन अल्फा स्मॉल जी, और साइन अल्फा अगर स्मॉल है तो ये इसको मैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ टेंजेंट ऑफ अल्फा से जी। ठीक है, सिमिलरली साइन बीटा को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट ऑफ, एग्जैक्टली तो नहीं लिख सकता, मैं अप्रॉक्सीमेट कर दूंगा इसको। ठीक है, मैं इसको अप्रॉक्सीमेट करूंगा, नॉट एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। कि आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, लेट्स से साइन ऑफ 0 पॉइंट इसकी वैल्यू जो होगी इट्स वेरी क्लोज टू जीरो, इट्स वेरी 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 स्मॉल इंक्लिनेशन 1 2 3 4, तो ये ऑलमोस्ट इससे इक्वल होगी जी। ठीक है, तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये था कि ये एक जनरल ट्रेंड है और जनरल प्रिंसिपल बन चुका है, तो हम इसको इसी तरह इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि टेंजेंट अल्फा जो है बेसिकली स्लोप होती है। ठीक है, और स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी। तो आपके पास जो स्लोप आएगी वो पार्शियल यू बाई पार्शियल एच, एंड अल्फा कहाँ पर है, आप ज़रा पिक्चर देखें, अल्फा इस पॉइंट पर है जी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यू ऑफ एच टी जी। ठीक है, यू एच और टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा एच ऑफ टी, एंड सिमिलरली जब मैं टेंजेंट ऑफ बीटा की बात करता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू पार्शियल यू बाई पार्शियल एच, और u की जो वैल्यूज होंगी मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ यहाँ पर, तो वो देखें h प्लस डेल्टा एच के ऊपर है। ठीक है, h प्लस डेल्टा एच के ऊपर जी, तो ये मेरे पास बन जाएगा h प्लस
delta h of t g. So this is my tangent beta, this is my tangent alpha, and this is approximately equal to sin beta, and this is approximately equal to sin alpha जी. और मेरे पास जो वर्टिकल फोर्स थी, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, वर्टिकल फोर्स थी मेरे पास, वो थी f ऑफ एच टी डेल्टा एच. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैं डेल्टा एच लगाना भूल गया था पिछली दफ़ा. यहाँ पे ये देखें, लुक एट दिस, यहाँ पे जी, क्योंकि ये फोर्स तो पूरे स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रही है ना. दिस फोर्स इज गोइंग टू अप्लाई ऑन होल स्ट्रिंग. तो मैं बेसिकली एक स्ट्रिंग का छोटा सा सेगमेंट ले रहा हूँ, वेरी स्मॉल सेगमेंट और वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट स्ट्रिंग जी. ठीक है. तो वो मैं डेल्टा एच ये मानता हूँ. तो ये डेल्टा एच इस फोर्स जो है वो डेल्टा एच इंटू एफ ऑफ एच टी हो जाएगा, इसके ऊपर जो अप्लाई हो रही है. ठीक है. उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड दिस इज डेल्टा एच जी. एंड अगेन फिर यहाँ पे भी मेरे पास डेल्टा एच आ गया, एंड प्लस टी ऑफ साइन बीटा माइनस साइन अल्फा जी. ठीक है जी. अब साइन बीटा की वैल्यू ये देते हैं, साइन बीटा की वैल्यू स्ट्रेट वाला आ रही और साइन अल्फा की वैल्यू स्ट्रेट वाला आ रही. तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ एच टी डेल्टा एच प्लस टी साइन बीटा इज पार्शियल यू बाई पार्शियल एच प्लस डेल्टा एच ऑफ टी माइनस partial u by partial h, and this is h of t. ठीक है. और ये आपके पास वर्टिकल फोर्स है. अब क्योंकि मैंने साथ ही कह दिया कि हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरी जीरो हो रही है, मेरी अप्रॉक्सीमेशन थी, तो जो मेरी फोर्स इस पूरे एलिमेंट के ऊपर थी वो थी F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है. एक ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है और एक ये फोर्स है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी. तो F इज इक्वल एम ए से जब मैंने देखा था तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई थी. तो ये इक्वेशन आ गई थी. ठीक है. तो इसको मैं जब यहाँ पे इक्वेट करूँगा तो दिस इज समथिंग लाइक दैट. इसको मैं 2 कह देता हूँ और इसको मैं वापस जाके इसको मैं इसको मैं 1 कह देता हूँ. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, rho delta h partial to u by partial t square, this is equal to f of h t delta h plus t partial u by partial h into h plus delta h comma t minus partial u by partial h into h of t. ठीक है. अब मैं डेल्टा एच को डिवाइडेड बाई डेल्टा एच जी. तो ये मेरे पास बन गया रो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो एफ ऑफ एच टी डेल्टा एच अवर डेल्टा एच प्लस टी अवर डेल्टा एच पार्शियल यू बाई पार्शियल एच into h plus delta h of t minus partial u by partial h into h of t जी. ठीक है. Of course ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और we are left with f of h t plus t over delta h partial u by partial h plus delta h of t माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल एच ऑफ टी जी. ये आ गया मेरे पास फाइनल इक्वेशन जी. अब क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं इंतहाई इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट ले रहा हूँ, यानी इंतहाई स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ उस पूरी स्ट्रिंग में से, तो मैं अब लिमिट लूँगा डेल्टा एच अप्रोचेस टू 0. ठीक है. सो टेकिंग लिमिट delta h approaches to 0, so this is something like that. Partial to u by partial t square is equal to f of h t my plus limit delta h approaches to 0 t over delta h partial u by partial h, और ये h plus delta h of t minus partial u by partial h
और ये एच ऑफ टी जी, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो होगी मेरी, टी कॉमन ले लूँ मैं अगर, एफ ऑफ एच टी प्लस लिमिट डेल्टा एच अप्रोचेस टू 0 पार्शियल यू बाई पार्शियल एच इंटू एच प्लस डेल्टा एच कॉमा टी माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल एच इंटू एच ऑफ टी जी, ठीक है। अब ये आप जानते हो कि अगर लिमिट एच डेल्टा एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच प्लस डेल्टा एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एच हो, दिस इज इक्वल, डेरिवेटिव का फार्मूला है जी। और अगर यहाँ पे ऑलरेडी ये डेरिवेटिव हो तो ये डबल डेरिवेटिव का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये ऑलरेडी डेरिवेटिव है और ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम चीज़ है, जस्ट एफ की बजाय पार्शियल यू पे पार्शियल एच लिखा हुआ है डिफरेंट नोटेशन में। तो दिस इज नथिंग पार्शियल पार्शियल सी प्लस टी पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर जी। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर, रो से मैं डिवाइड करूंगा 1 ओवर रो एफ ऑफ एच टी प्लस टी ओवर रो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर जी, ठीक है। और टी ओवर रो को मैं सी स्क्वायर कहता हूँ जी। स्क्वायर मैं किस रीज़न से कहता हूँ, जब आप आगे देखोगे मैं इनके सॉल्यूशन की तरफ जाऊँगा, इनको सॉल्व करूँगा इन इक्वेशंस को। अभी तक मैं सिर्फ मॉडल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मॉडल कर रहा हूँ सेकंड ऑर्डर को, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के मैं सॉल्यूशन की तरफ नहीं गया अभी, ठीक है। अभी तक जब से मैंने सेकंड ऑर्डर स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले उनको क्लासीफाई किया, देन ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस किया, उसकी क्लासिफिकेशन की कि हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है और एलिप्टिक है, और उसको उस अंदाज से रिड्यूस करना सीखा। देन मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दी, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैंने कहीं भी सोल्यूशन की तरफ नहीं गया। इंशाल्लाह इसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो उसमें फिर आप देखोगे कि वाई आई टुक सी स्क्वायर जी, सी क्यों नहीं लिया, जस्ट ए कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, ठीक है। सो फॉर द टाइम मीन प्लीज अलाउ मी टू राइट सी स्क्वायर जी। सो this is partial to u by partial t square is equal to 1 over rho f of h t plus c square partial to u by partial h square, ठीक है। अब आप अगर इसको दोबारा देखना चाहो तो one can write in this way as well, partial to u by partial t square is equal to c square partial to u by partial h square plus 1 by rho f of h t। ये आपकी इक्वेशन मॉडल हो रही फॉर व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट जी। अब देखें यहाँ पे अगर आप इस टर्म को छोड़ दें, इस टर्म को, तो ये आपका प्रोटोटाइप मॉडल है, ठीक है। ये जस्ट एक एक्सटेंशन आ रही है उसकी, तो ये आपकी फोर्स उसमें ऐड भी हो रही है, तो ये आपका सोल्यूशन आ रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे कि वो हमें क्या बता रहे हैं। सो इन ए सेकंड प्रॉब्लम बेसिकली वी वांट टू डिराइव अ मॉडल इक्वेशन फॉर वेरी स्मॉल वाइब्रेशंस ऑफ ए वर्टिकल सस्पेंडेड चेन जी। यानी आपके पास एक इस तरह से कोई एक आपके पास हैंगर है और आपने जस्ट एक चेन को यहाँ पे इसके साथ सस्पेंड किया है जी, ठीक है। और फिर उसमें एक हल्की सी वाइब्रेशन है, यानी किसी ने उस चेन को हिला दिया है, ठीक है, जस्ट वेरी स्मॉल वाइब्रेशन। और यानी कि आपको ज्योमेट्री उसे समझ आ रही, समथिंग लाइक दैट। एक आपके पास एक हैंड यहाँ पे आपने उसको फिक्स किया, तो ये अब मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा सा मैंने इस तरह लिख लिया कि मेरी जो मूवमेंट है यू वो इस डायरेक्शन में शो हो रही है कि आपको फीलिंग हो कि ज़ाहिर है वो फिर जब वो उसको आप हिलाओगे तो वो इस अंदाज जैसे पेंडुलम मूव करता है इस तरह मूव करेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी स्मॉल थिंग जी, हम बड़ी वाइब्रेशन की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई टुक दिस एक्सिस एज ए फॉर यू, बट दिस इज एक्स एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिस चेन इज समथिंग लाइक एल, and of course this is my original point and this is my LG, so length of the chain is LG। so यहाँ पे आपको वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने जस्ट यहाँ पे रखने के लिए आपको समझाने के लिए, ये चेन है, आपने उसे हैंड किया है, उसकी लेंथ L है एंड उसका जो ये एक्सिस है अपर एक्सिस, इस ये U, ये आपकी मूवमेंट को शो कर रहा है, कितनी मूवमेंट हो रही है उसमें,
ठीक है, एंड दिस इज माई HG। सो इसमें एक और assumption भी हम लेते हैं, whose length is L and whose mass density, यानी जो रो है उसकी मास डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, मास डेंसिटी पर यूनिट लेंथ रो इज कांस्टेंट। सो अब इसको मैं मॉडल करने जा रहा हूँ, तो आप देखें कि ये थोड़ा सा उससे अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये एग्जैक्टली आपकी कंपाउंडिंग है, इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं कि आपका जो प्रोटोटाइप मॉडल आपने किया है उसकी कंपाउंडिंग हम करेंगे अब यहाँ पे। अब आप देखेंगे हम कैसे करते हैं इसको। जो मैं यहाँ पे दोबारा इसको लिखता हूँ, तो आपकी इसकी पिक्चर ड्रा करता हूँ आपकी सॉलिड के लिए। ठीक है, ये कोई चेन है इस तरह से सस्पेंड हुई हुई है और इसमें ये मूवमेंट है जी, ठीक है, ये आपका फिक्स पॉइंट जिस पे आपने फिक्स किया है, और ये डायरेक्शन जो है जैसा आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये आपका HC है, ठीक है, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है ये सिंपल, और द लेंथ ऑफ दिस चेन इज L जी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मैं अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करूँगा, देखिए प्रोटोटाइप मॉडल में हमने क्या किया था कि बोथ हैंड आर रिजिडली अटैच्ड, बोथ हैंड्स, यानी यहाँ पे आप एक एंड फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन में पहला सिंस the amplitude of u like this is very small, amplitude of u of the vibration is small, we assume that a point on the chain does not change its x coordinate। कि आपकी वाइब्रेशन यहाँ पे क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर वेरी स्मॉल वाइब्रेशन, तो जो ये x कोऑर्डिनेट की जो ये पॉइंट्स हैं ये चेंज नहीं होंगे जी, ठीक है, x कोऑर्डिनेट के रेफरेंस से पॉइंट चेंज नहीं होगा जी, ठीक है। ये हमारी एक अप्रोक्सीमेशन। नंबर 2, द टेंशन T of HT in the chain cannot be assumed to be a constant, not be assumed to be a constant in current situation, in the present situation। Why? क्यों जी, क्या आपके ज़हन में आ रहा है कि क्यों ये टेंशन जो है वो कांस्टेंट नहीं हो रही है अभी? क्योंकि आप देखो कि अब टेंशन जो है आपकी वो वेरी कर रही है, यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम हो रही इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये जो लोअर सबसे नीचे वाला पॉइंट हो रहा है वहाँ पे टेंशन होती है, फोर्स होती है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे फोर्स इसकी मिनिमम हो रही है, 0 हो रही, ठीक है, और ये वेरी कर रही है इस यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेंशन जो है वो हाफ ऑफ दिस द फुल टेंशन हो जाएगी, तो ये वेरी कर रही है ये टेंशन। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेरिएबल जी, ठीक है, पोजीशन वेरिएबल से ये वेरी कर रही है। सो हमारा जो टेंशन है वो डिपेंड कर रहा है ओनली द पोजीशन वेरिएबल के ऊपर, h के ऊपर टेंशन डिपेंड कर रही है, और उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ जी, इनफैक्ट in the equilibrium पोजीशन क्या होती है? ऐसी पोजीशन कि जब आपने उसको मूव करने से पहले जहाँ पे छोड़ा था, यानी वाइब्रेट करने से पहले जहाँ पे वो खड़ी थी, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी विदाउट डिस्टर्बेंस जो पोजीशन होगी उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। और of the chain is
टेंशन जो हो रही है वो आपकी टी ऑफ एच, ये फोर्स इक्वल हो रही है, किससे इक्वल हो रही है जी, एम जी। टेंशन किससे इक्वल होती है, एम जी से इक्वल होती है ना जी, वेट के अगेंस्ट होती है टेंशन। तो टी और एम जी एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो टी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कि जो टेंशन होती है वो आपका जो वेट होता है W इज इक्वल टू एम जी होता है वेट, तो वो इसको इक्वल टू जीरो करेगा इक्विलिब्रियम में, टोटल फोर्स इक्वल टू जीरो होती है। और यहाँ से फिर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी कि टी इज इक्वल टू एम जी आ जाए मेरे पास। अब एम जो है ये मास है और जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एम जो है वो मास है मेरे पास। तो मास जो है वो, इसको मैं लेट मी राइट डाउन हियर। तो अगर मेरे पास मास वन डायमेंशन में मैं बात कर रहा हूँ तो मास होता है रो इनटू लेंथ, ठीक है। लेट से उसको मैं एच कह देता हूँ, हाइट इन दिस केस हाइट में कह देता हूँ जी, ठीक है। और अगर मैं टू डायमेंशन में बात कर रहा होता हूँ तो जो मास होता है वो रो इनटू एरिया हो जाता है, और थ्री डायमेंशन में रो इनटू वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल हमने इसकी बात करेंगे रो एच की। तो ये रो जी एच ऑफ एच जी। अब एच ऑफ एच क्या है मेरे पास, दिस इज एल। सो क्योंकि ये वेरी कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, टेंशन की वैल्यू जो हो रही एल माइनस एच जी, ये फंक्शन बनाएगा। नाउ यू मस्ट आस्क व्हाई, ये एच ऑफ एच वाई दिस इज इक्वल टू एल माइनस एच जी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स दिस एच मस्ट बिलोंग टू दिस इंटरवल, जीरो टू एल जी, इस इंटरवल से होना चाहिए एच जी। ये तो एच डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, सो डोंट वरी अबाउट दिस एच। सो एट एच इज इक्वल टू जीरो पर आप देखते हैं कि ये मैक्सिमम मेरे पास टेंशन है जी, एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल के ऊपर द लास्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। एल माइनस एल जीरो हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो है वो टेंशन मेरे पास ये आ जाएगी रो जी एल माइनस एच जी। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और मेरा एच जो है वो ऑफ कोर्स इस इंटरवल से होगा। द अबव इक्वेशन बेसिकली ये मैंने टाइप इसलिए नहीं किया कि मैं इसको आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था वर्ड टू वर्ड, ताकि आपको हर चीज़ हल होती नजर आएगी। सो दैट्स व्हाई आई रोट द अबव इक्वेशन gives an acceptable approximation for the tension in the vibrating chain when the movement is very small and the change of this particle with respect to time is again very small. Okay, so this equation is acceptable. आपको मैंने बता दिया कि why, क्योंकि टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जहाँ पे वो हैंड हुआ हुआ वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन होगी, और सबसे कम कहाँ पे होगी, जो उससे सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो दिस इज रो जी एल माइनस एच आ गई, इक्वेशन 1 यहाँ से आ गई। सो हमारी जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन होगी वो जो है वो जो अदर अप्रॉक्सीमेशंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बल्कि अदर अप्रॉक्सीमेशंस एंड idealization of the prototype model remain intact जी। कुछ हमने बीच में से, जैसे हमने रिजिडली सिर्फ एक एंड अब आपको फिट्स है, दूसरा नहीं फिट्स, ठीक है। अब वर्टिकल फोर्स उसमें मौजूद है, पहले नहीं थी, सॉरी टेंशन जो है, सॉरी पहले टेंशन कांस्टेंट थी, अब टेंशन कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज सेकंड चेंज। और बाकी जितनी भी अप्रॉक्सीमेशन और आइडियलाइजेशन है वो सेम है जो मैंने पहले आपको बाल्टी सारी सुनाई, तो जस्ट उसमें ये एक थोड़ी सी चेंज आई। नो आई हैव टू गो फॉर द मॉडलिंग
मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरी स्मॉल स्ट्रिप ले लेता हूँ इस चेन का, लेट्स से दिस इज वेरी स्मॉल स्ट्रिप, और इसको मैं एच कह देता हूँ इस पॉइंट को, ओ इज समवेयर हियर एंड एल इज समवेयर हियर। सो मैं उसमें से बिल्कुल छोटा सा एक पीस उठाता हूँ, छोटा सा टुकड़ा उस पूरी स्ट्रिंग का मैं लेता हूँ यहाँ पे जी, और ये जो पॉइंट है ये एच प्लस डेल्टा एच बना देता हूँ जी, ठीक है। और ऑफ कोर्स फिर ये जो लेंथ हो रही वो डेल्टा एच लेंथ हो रही जी, ठीक है। अब टेंशन जो है वो मैंने टेंजेंशियल हो रही, तो यहाँ पे जो टेंशन एक तो इस तरफ ये एक टेंशन हो रही है और एक इस तरफ टेंशन आ रही है जी, ठीक है। तो लेट्स से इसको मैं जब डीकम्पोज करूँगा तो ये मेरा लेट्स से अल्फा है और ये इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अगर है तो दिस इज टी कॉज ऑफ अल्फा एंड दिस इज टी साइन ऑफ अल्फा जी इस पॉइंट के ऊपर। और सिमिलरली जब मैं इसको डिकम्पोज करूँगा तो और ये एंगल अगर आपके पास बीटा है, ये फोर्स इस तरफ है और ये बीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, टी cos ऑफ बीटा एंड दिस इज टी साइन ऑफ बीटा जी एट दिस पॉइंट जी। ये पॉइंट कौन सा था, एच और डेल्टा एच का पॉइंट है जी, ठीक है। और टी जो है टी एच प्लस डेल्टा एच ऑफ टी, क्योंकि टेंशन अब वेरी कर रही है एच प्लस डेल्टा एच के ऊपर, जो टी के रेफरेंस वो कांस्टेंट दिया तो इसलिए मैं सिर्फ टी, और यहाँ पे जो टेंशन थी वो टी ऑफ एच था जी। तो अब पॉइंट समझ आ रहा है आपको, अब टी जो है वो मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो आई एम नॉट अलाउड टू राइट टी एज ए कांस्टेंट जी। सो मैं इसको टी ऑफ सम वेरिएबल टी ऑफ एच करूँगा, ठीक है। तो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये मॉडलिंग यहाँ पे शुरू कर देता हूँ, नॉट ऑन applying second law of motion, in the horizontal direction why I am applying in the horizontal direction जी। पहले पिछले में तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लिया था, पहले मेरा जो मूवमेंट थी वो वर्टिकल हो रही थी, अब मेरी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हो रही है, देखिए ना। आपकी स्ट्रिंग ऐसे लटकी हुई है, आपने स्ट्रिंग को जस्ट थोड़ा सा आपने मूव करना, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मेरा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इसको देखूँगा जी, टू सच अ सेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू सच अ सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हो जाएगी, बिफोर आई मस्ट पुट एफ इज इक्वल टू एम ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ रो डेल्टा एच, दिस डेल्टा एच एंड पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर जी। बट हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगी टी ऑफ, look this is t sin बीटा, ये आउटवर्ड भी पॉजिटिव हो रही, टी साइन टी ऑफ एच प्लस डेल्टा एच साइन ऑफ बीटा माइनस टी ऑफ एच साइन ऑफ अल्फा जी। दिस इज माई हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब मैं इनको कंपेयर करूंगा, दिस इज समथिंग लाइक दैट, रो डेल्टा एच पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर is equal to t of h plus delta h sine of beta minus t of h sine of alpha जी। and for very small deflection of alpha and beta, अब ये जो एंगल है अल्फा, इसको मैं इंतहाई स्मॉल डिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं वाइब्रेट नहीं कर रहा। मैंने पहले आपको बताया कि मेरी अप्रॉक्सीमेशन ये है कि मैं अल्फा और बीटा को इंतहाई स्मॉल लूँगा जी, ठीक है। तो sin alpha and beta are so alpha and beta are small, so sin alpha is approximated with tangent alpha, and tangent alpha is exactly equal to partial u by partial h g, and sin of beta
approximately equal to tangent of beta and this is equal to partial u by partial h and beta के ऊपर इसकी पोजीशन थी h plus delta h t और यहाँ पे h of t थी. So in the values को let's say I have this equation number 1, this is 2, this is 3. To substitute in the value of 2 and 3 in equation 1 we have rho delta h partial 2 u by partial t square is equal to t of h plus delta h partial u by partial of h और इसकी जो पोजीशन थी वो ये थी जी माइनस t of h partial u by h t over partial h g and now in the next step dividing by delta h. So we are left with rho partial 2 u by partial t square is equal to t of h plus delta h partial u by partial h of h plus delta h of t minus t of h partial u of h t over partial h and divided by delta h g. Taking limit. Why I am taking limit? Because I am looking for a very small element, so taking limit delta h approaches to 0, so it gives me rho partial 2 u by partial t square is equal to limit. I have to write this, then I will explain what's going on. T of h plus delta h partial u by partial h plus delta h of t minus t of h partial u h t divided by partial of h and this is divided by delta of h. So look at this. Now it is a function of h plus delta. ये इस पूरे फंक्शन को मैं लूँगा, ठीक है, और इसको मैं एक फंक्शन मानता हूँ. Let's say this is g and this is so this if I took this g, so this is g of h plus delta h and this is g of h of t. So this gives me partial over partial h t of h partial u by partial h of t. ठीक है, with the basic definition of differentiation जी. अब t of h मैंने पहले ही लिया हुआ है. t of h is rho g l minus h. ठीक है, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस इक्वेशन में. तो दिस इज समथिंग लाइक दैट पार्शियल ओवर पार्शियल h रो g l माइनस h पार्शियल u बाई पार्शियल h ऑफ h t जी. तो ये मेरे पास आ गया. अब आप देखेंगे रो भी कांस्टेंट है, ये हमारी अजम्पशन है, और g भी कांस्टेंट है, तो ये रो g बाहर आ जाएंगे एंड rho partial 2 u by partial t square is equal to rho g partial over partial h into l minus h partial u by partial h and then ये रो कैंसिल हो जाएगा जी और आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई g partial by partial h into l minus h partial u by partial h and that's it जी. So this is your final modeling of a string and hanging chain. स्ट्रिंग नहीं मैं कह सकता, चेन हैंगिंग चेन की मैंने मॉडलिंग की और ये प्रोटोटाइप मॉडल्स की कंपाउंडिंग है. ठीक है, अगर आप इसको ओपन करना चाहो तो इंटू यू इंटू वी लग जाएगा. तो ये समथिंग लाइक दैट जी एल माइनस एच एज इट इज. तो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच देयर प्लस जी और इसका डेरिवेटिव -1 हो जाएगा और ये पार्शियल यू बाई पार्शियल एच एज इट इज. तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो समथिंग लाइक दैट जी एल माइनस एच पार्शियल माइनस जी पार्शियल यू बाई पार्शियल एच जी पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर. ठीक है, so this is your final answer ji. So usually in books you can see this answer ji, this solution ji.
सोल्यूशन और आंसर में क्या फ़र्क होता है? चलिए आज आपका होमवर्क है, ठीक है, हम देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर जी। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है, I have to do this. So our next problem is we want to derive a model equation for the vibration of the string when its motion is subject to an elastic restraint. ठीक है, एक उसके ऊपर इलास्टिक रिस्ट्रेंट लगाया हुआ है हमने, एंड अ डंपिंग फोर्स, एक फोर्स भी उसके साथ अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना जो इलास्टिक रिस्ट्रेंट है उसे हम के यू कह लेते हैं, और जो डंपिंग फोर्स है उसे हम बी इंटू पार्शियल यू पार्शियल टी से हम रखते हैं। तो आपकी बाकी इक्वेशन रिमेन सेम, उसी तरह आप डिकम्पोज करोगे, टेंजेंशियल आपका जो बाकी अप्रॉक्सीमेशन है वो सेम रहेंगी, आपकी टेंशन जो है वो टेंजेंशियल होगी। सो दैट्स व्हाई आई डिकम्पोज इन दिस वे। If this is alpha, so this is t cos of alpha and this is t sin of alpha, and similarly if this is beta then this is t cos of beta and t sin of beta जी। So students, और ये जो strip है इसको मैं h delta h कहूँगा, और अब मैं I am going to model this equation जी, and this is the last topic of our lecture। आफ्टर दिस आई होप कि आप लोग, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स कर दी हैं, मैंने हीट इक्वेशंस की भी की, अब मैंने वेव इक्वेशंस जब मैंने आपको बताया तो वेव इक्वेशन के साथ भी मैंने आज अभी ये तीसरी एग्जांपल चल रही है। तो इस तरह से मैं आपको कोई अगर होमवर्क दूंगा या असाइनमेंट दूंगा तो वो ऐसा ही होगा, ठीक है, वो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप जितना अच्छा उसे पिक कर लेते हो तो आप क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा जी। सो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे भी पिक्चर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको फील हो कि हम कर क्या रहे हैं, पिक्चर कैसे ड्रा की जाती है। सो लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्सिस, तो ये मैंने एक स्ट्रिप ली जी, ठीक है, और ये एक एच है, ये मेरा एच प्लस डेल्टा एच है, और ये डेल्टा एच हो गया। मेरे पास दो फोर्सेस थी, बी इंटू पार्शियल यू डैम्पिंग फोर्स है ये, और ये के यू रिस्ट्रेंट है इसके ऊपर, और लेट्स से ये जो मेरा टेंजेंशियल फोर्स ये है तो ये अल्फा आ गया, तो दिस इज टी क्रॉस अल्फा, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये एक ही बात है, टेंजेंट साइन अल्फा हो गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये बीटा है तो दिस इज टी क्रॉस बीटा एंड दिस इज टी साइन बीटा जी, ठीक है। तो अब मैं द रिस्ट्रेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द रिस्ट्रेंट, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर द रिस्ट्रेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू माइनस जे यू जी। अब ये टूवर्ड्स डाउनवर्ड है जी, तो मैं इस फोर्स को मैं माइनस लूंगा और टूवर्ड्स अपवर्ड जो फोर्स हो रही है मैं उसे पॉजिटिव लेता हूँ जी, ठीक है, माइनस के यू, एंड द डंपिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ माइनस बी पार्शियल यू बाई पार्शियल टी जी, ठीक है। अब टोटल वर्टिकल फोर्स हो रही, टोटल वर्टिकल फोर्स वो क्या हो रही जी, आप देखो टी साइन बीटा पॉजिटिव, टी साइन अल्फा नेगेटिव, माइनस के यू एंड माइनस बी पार्शियल यू बाई पार्शियल टी जी, ठीक है जी। तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ टी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस के यू माइनस बी पार्शियल यू बाई पार्शियल टी जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं मुझे पता है मैं बार बार अब नहीं बता रहा कि साइन अल्फा बेसिकली साइन अल्फा approximately equal to tangent alpha, and this is the slope of at that point जी partial x, और अल्फा यहाँ पर है इस पॉइंट के ऊपर, तो दिस इज h of t and sin of beta, this is approximately equal to tangent of beta, and this is partial u by partial of x,
एंड ये इस पॉइंट के ऊपर है। और इसीलिए आप अगर आपको 8 एग्जांपल फॉर, इसलिए मैं 2 3 3 4 एग्जांपल्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको 8 समझ नहीं आती तो आप दूसरी शायद आपको उसमें वो बात क्लियर हो जाए जो पहली में नहीं समझ आई, या तीसरी में क्लियर हो जाए, तो आप हर एक को देखेंगे जी, ठीक है, ताकि फिर आप इस तरह से आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर होती जाएंगी, ठीक है। सो अब इनकी वैल्यूज को मैं इक्वेशन 1, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 क्या देता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो दिस इज t इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल h ऑफ h प्लस डेल्टा h ऑफ t माइनस पार्शियल u ऑफ h t ओवर पार्शियल h माइनस ju एंड माइनस b पार्शियल u बाई पार्शियल t जी, ठीक है। ये वर्टिकल फोर्स है, और जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। लेट मी राइट दिस। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मुझे कह रहा है कि F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। और ma जो है वो रो इनटू लेंथ एक्सेलरेशन पार्शियल टू u बाई पार्शियल t स्क्वायर। सो फ्रॉम 2 and 3, ये दिस इज 3, फ्रॉम 2 and 3 वी हैव rho delta h partial to u by partial t square is equal to there is one mistake again which I just forgot। देखिए मैंने जो बात की थी कि जो फोर्स है वर्टिकल, ये तो पूरी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रही है ना, तो जस्ट जब इस पोर्शन की मैं बात करूंगा तो इसको फिर इस पोर्शन के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन, सो जस्ट मल्टीप्लीकेशन विद डेल्टा एच जी, ठीक है। दिस इज डेल्टा एच एंड डेल्टा एच डी। ये मुझे कैसे फीलिंग आई कि यहाँ पे डेल्टा एच मिसिंग है, बिकॉज जब मैंने रो की वैल्यू ली थी तो यहाँ से डेल्टा एच को मुझे कैंसिल आउट करना है, ठीक है, वेयर इट इज। अब देखेंगे यहाँ से ये डेल्टा एच और डेल्टा एच कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे डेल्टा एच मुझे डेरिवेटिव का फार्मूला बता देगा, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि अगर आप साथ साथ चलोगे, यानी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको फौरन रियलाइज हो जाएगा कि मैंने कहाँ पे क्या मिस्टेक किया है जी, ठीक है। सो just yes, we have to write here t into partial u by partial h into h plus delta h of t minus partial u by partial h into h of t and minus ku delta h minus b partial u by partial t delta h t। यहाँ पे मैं अगेन बता रहा हूँ कि डंपिंग फोर्स मैंने b इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल टी लिया, और वो जो इलास्टिक रिस्ट्रेंट लिया था वो ku लिया था। तो ये गिवन भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज इस पे ही ना रहिएगा जैसे यही होते हैं। सो अब डिवाइड बाय डेल्टा एच, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एच वी आर लेफ्ट विद पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर is equal to t over delta h into partial u by partial h into h plus delta h of t minus partial u by partial h into h of t minus ku minus b of partial u by partial t. Okay, so taking limit delta h approaches to 0. So this term gives me, मैं अगर लिख देता हूँ, चलें, लिमिट डेल्टा एच अप्रोचेस टू 0 पार्शियल u बाई पार्शियल h प्लस डेल्टा एच ऑफ t माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल h ऑफ t माइनस ku माइनस b ऑफ पार्शियल u बाई पार्शियल t, एंड दिस इज रो पार्शियल टू u बाई पार्शियल t स्क्वायर, और ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग बट the double derivative of u with respect to h, partial to u by partial h square minus ku minus b into partial u by partial tg. So this is rho partial to u by partial t square. So this is the modeling of a string when a damping force is applied on it and there is an elastic restraint g.
सो स्टूडेंट्स, आप देखें कि आप किसी भी आप देखें कि ये एक इंतहाई खूबसूरत सिस्टम में आ गया है। अब आप इसमें इसकी मूवमेंट, आप इसकी यू को आप इस सिचुएशन से, इसमें एक ही अननोन है आपके पास यू, और आप इसको इस सिचुएशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और वो सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो डेफिनेटली हम अगले लेक्चर्स में, जो रेस्ट हाफ ऑफ द सेमेस्टर बाकी बचा है, हम इसमें उसको फोकस करेंगे जी। कल हम इंशाल्लाह लेप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जो फेमस इक्वेशंस हैं जिनके लिए हम आगे हर जगह पे हम यूज़ करेंगे। हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन को हमने देख लिया, लेप्लास और पॉइजन इक्वेशन को देखेंगे, और दैट्स इट जी। इसके बाद फिर हम अपने जो सोल्यूशन मेथोडोलॉजीज हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। 3 हमने डिफरेंट एग्जांपल्स उठाई और फिर हमने उनको सॉल्व किया जी। स्टूडेंट्स, ये आज का जो हमारी समरी थी, मैं उसको हमने वेव इक्वेशन को देखा और हमने 3 डिफरेंट काइंड ऑफ जो फिजिकल प्रॉब्लम थे हमने उनको मॉडल किया। और आप देख सकते हो कि मॉडलिंग को इतना बड़ा इशू नहीं होता रही, किसी भी जगह पे कोई बड़ा इशू नहीं। आप इस पर मत घबराएं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉडलिंग वाले चैप्टर के ऊपर आके, अच्छा मॉडलिंग वाले टॉपिक के ऊपर, अच्छा इसको हम छोड़ देते हैं, ये साइड पे कर देते हैं, इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट वेरी, नो इट इज़ गुड। यही तो चैप्टर है, यही तो टॉपिक है जो आपको बताता है कि आपकी मैथमेटिक्स कैसे यूज़ हो रही है आपकी रियल लाइफ में, ठीक है। तो इसको आपने फोकस करना है। अगर आपको बुक्स मैंने आपको जो बताई वो आप पढ़ें, इसके अलावा मैंने जो आपको बताया इंटरनेट के ऊपर आपको बेबहा इसके ऊपर मॉडलिंग के लिए बहुत सारे मॉडल आपके पास पड़े हुए हैं। आप कोई भी मॉडल उठाएं, उसको स्टडी करें, ठीक है। और जब तक आप स्टडी की हैबिट नहीं डालेंगे, आप एक अच्छे मैथमेटिशियन नहीं बन सकते, ठीक है। तो फॉर बीइंग ए गुड मैथमेटिशियन, आपको जो भी काम दिया जाए या जो भी काम आपको बताया जाए, आप उसको ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कि नेक्स्ट लेक्चर में और जो भी इस डेवलपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने हीट और वेव इक्वेशन हमने कर लिए, हम अब लेप्लास और पॉइजन इक्वेशन और जो फेमस इक्वेशन हैं 2-4 और, उनको हम देखेंगे। एंड आई होप कि इसके बाद हम सोल्यूशन मेथोडोलॉजी की तरफ चले जाएंगे, या हम इनकी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है जी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।